सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया। कंटेम्प्रेरी इंडिया की यह 19वीं क्लास है। आज हम शिक्षा से संबंधित संस्थाएं देखने वाले हैं। ये जो संस्थाएं हैं एनसीईआरटी, एससीईआरटी, एनसीटी, यूजीसी, डाइट, सीबीएसई, एमएचआरडी जिसे अब हम शिक्षा मंत्रालय बोलते हैं, और यूनिवर्सिटी, ये क्या होती हैं, इनके क्या काम होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ये आपके बीएड एग्जाम में कि एससीईआरटी क्या होता है या एनसीईआरटी क्या होता है, उसके बारे में बताइए और उसके लाभ या उसके उद्देश्य बताइए, क्यों उसकी स्थापना की गई है। इस तरह के क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में मिलेंगे आपको। इसके साथ ही जो आपका वाइवा होता है, वाइवा में एग्जामिनर ये क्वेश्चन आसानी से पूछ लेता है कि यूजीसी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म बताओ, इसका नाम बताओ। सीबीएसई क्या होता है, फुल फॉर्म बताओ, इसका काम बताओ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। काफ़ी सारे यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं आपके वाइवा में, प्रैक्टिकल में, और शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी आ जाता है। ये कह देते हैं कि एनसीटीई के कोई दो लाभ बताओ। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आज हम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 संस्थाओं के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसका पुराना नाम एमएचआरडी था। एनसीईआरटी और एससीईआरटी ये दोनों एक जैसे से ही होते हैं। एनसीटीई क्या होता है, सीबीएसई, यूजीसी क्या होता है, यूनिवर्सिटी क्या होता है। यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है यूनिवर्सिटी से, क्योंकि बच्चों को यूनिवर्सिटी के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता। बस ये पता होता है कि यूनिवर्सिटी नाम की कोई एक चीज़ होती है जो सभी कॉलेजेज होते हैं जो उन्हें मान्यता देती है। डाइट क्या होता है, बीएड वालों को डाइट के बारे में भी नहीं पता होता, क्योंकि ये डीएलएड से संबंधित होता है। डीएलएड से संबंधित होता है डाइट। अब इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब ये एक तरह से सरकारी संस्थान है। सरकार बनती है ना कोई भी, तो सरकार अपने समूह बना लेती है, छोटे छोटे से विभाग बना लेती है जो अलग अलग क्षेत्रों को देखेंगे। मान लेते हैं मोदी जी की सरकार बनी है। अब मोदी जी सारा काम खुद तो नहीं देख सकते, डिफेंस भी देखेंगे, सेना भी देखेंगे, तकनीकी सेवाएं भी देखेंगे, कंप्यूटर वगैरह सब कैसा है, शिक्षा भी देखेंगे, हमारा पैसा वगैरह वित्त व्यवस्था भी मोदी जी खुद देखेंगे। इसके अलावा जो दंगे फसाद हो रहे हैं वे सब मोदी जी खुद देखेंगे, अकेले खुद थोड़ी देखेंगे मोदी जी। मोदी जी क्या करते हैं, जो सरकार बनती है, लीडर जो होते हैं मेन में क्या करते हैं, अलग अलग संस्थाएं बना देते हैं, मंत्रालय बना देते हैं। जो मोदी जी के आसपास इनके जानने वाले जो ऐसे व्यक्ति जो शिक्षा के बारे में काफी कुछ जानते हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उन सबको मोदी जी एक जगह भेज देंगे कि आप सबका काम है शिक्षा से जुड़े हुए निर्णय लेना। जो पैसे वगैरह की काफी जानकारी रखते हैं, वित्त व्यवस्था की जानकारी रखते हैं, मोदी जी उन सबको एक जगह इकट्ठा करके वित्त मंत्रालय भेज देंगे कि भारत की पूरी वित्त व्यवस्था की देखभाल आप करो। डिफेंस से जुड़े हुए लोगों को मोदी जी क्या करेंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री भेज देंगे कि आप जो सेना संबंधी सारे डिसीजन खुद लो। लीडर तो मोदी जी रहेंगे, लेकिन अगर शिक्षा की बात करनी है मोदी जी को कुछ, तो शिक्षा मंत्रालय से करेंगे। ये एक तरह से सरकारी होती है। शिक्षा मंत्रालय से मतलब आप सीधा सीधा समझ सकते हैं हमारी सरकार जो हमने चुनी है और जिसे हमने अपना लीडर बनाया है। अब समझ गए शिक्षा मंत्रालय क्या होता है। नेता, इसमें नेता वगैरह बैठते हैं और जो शिक्षा से संबंधित इंटेलिजेंट पीपल होते हैं उन्हें शिक्षा मंत्रालय में रख लिया जाता है। यह भारत सरकार का ही एक शिक्षा से संबंधित मंत्रालय होता है। अब ये क्या करता है शिक्षा मंत्रालय, भारत में शिक्षा से संबंधित सभी निर्देश लेता है। भारत में शिक्षा से संबंधित जो भी काम होंगे या क्या होने वाले हैं, भारत सरकार शिक्षा से संबंधित क्या अब निर्णय लेने वाली है, वो सारे निर्णय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ही हमें सुनने को मिलते हैं और शिक्षा मंत्री हमें बताता है। शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्रालय में ही बैठता है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुई थी। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कर दिया गया था, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम एमएचआरडी कहते थे। लेकिन अब 35 साल बाद 2020 में पुनः मोदी सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम पुनः बदलकर शिक्षा मंत्रालय ही कर दिया गया। तो ये पूछ लिया जाता है एमएचआरडी की फुल फॉर्म बताओ आप, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। एमएचआरडी किसे बोलते हैं, शिक्षा मंत्रालय का ये एक पुराना नाम है, क्योंकि अब तो पुराना नाम हो गया ये। अब शिक्षा मंत्रालय केंद्र में और राज्य में अलग अलग होता है। राज्य सरकार का अपना शिक्षा मंत्रालय होता है और केंद्र सरकार का अपना शिक्षा मंत्रालय होता है। जो केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्रालय होता है वो तो पूरे भारत की शिक्षा को कंट्रोल करता है।
लेकिन राज्य सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय होता है वो सिर्फ अपने राज्य की शिक्षा को कंट्रोल करता है और राज्य की शिक्षा से संबंधित निर्णय लेता है। शिक्षा मंत्रालय देश में शिक्षा से संबंधित निर्णय लेता है तथा शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करता है। शिक्षा मंत्रालय तो आप समझ गए क्या होता है, एक हमारी सरकार ही है जो शिक्षा से संबंधित निर्णय लेगी। अब बात कर लेते हैं एनसीईआरटी, इसका नाम आप जगह जगह पर सुनते होंगे। अब देखो, एक तो है हमारी शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। अब इसे तो हम सीधा सीधा सा सरकार कह सकते हैं, भारत सरकार है ये तो। अब शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया, अलग अलग क्षेत्रों की शिक्षा से संबंधित निर्णय लेने के लिए या विचार विमर्श करने के लिए अलग अलग संस्थानों की स्थापना कर दी। पहला तो कर दिया एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कि आप कक्षा 12 तक की स्कूली शिक्षा से संबंधित काम देखेंगे सारा। कक्षा 12 तक की जो भी काम होगा, स्कूली शिक्षा कैसी होगी, जो भी डिसीजन ले जाएंगे वो एनसीईआरटी लेगी। इसके अलावा इसने एक एनसीटीई संस्था की स्थापना की। ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ी हुई है। एनसीटीई किस प्रकार के डिसीजन लेगी, जो बच्चे टीचर बनने वाले हैं, बीएड वगैरह कर रहे हैं, तो बीएड के सारे डिसीजन एनसीटीई लेगी। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी के कोर्सेज बच जाते हैं, यूनिवर्सिटी के कोर्सेज संबंधी जो डिसीजन लेगी वो कौन लेगी, यूजीसी लेगी, यूजीसी। इसके अलावा जो टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी कोई संस्था होगी, और जो मेडिकल एजुकेशन होती है, मेडिकल के लिए भी कोई संस्था होगी। तो शिक्षा मंत्रालय ने अलग अलग प्रकार की शिक्षा के लिए अलग अलग संस्थानों की स्थापना कर दी। अब शिक्षा मंत्रालय को जब 12वीं क्लास तक की शिक्षा के बारे में कोई डिसीजन लेना होता है या कोई बातचीत करनी होती है, तो शिक्षा मंत्रालय सीधा एनसीईआरटी से बात करता है। शिक्षा मंत्रालय को बीएड के बारे में कोई भी सुझाव देना है, बीएड के बारे में कोई भी विचार विमर्श करना है, अध्यापक शिक्षा कैसी रहेगी, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में कोई भी डिसीजन लेना है, तो शिक्षा मंत्रालय सीधा एनसीटीई से बात करता है और इसी को कहता है कोई भी काम होता है जो। अगर यूनिवर्सिटी के बारे में कोई डिसीजन लेना होता है, यूनिवर्सिटी में एजुकेशन कैसी चल रही है, या जो उच्च शिक्षा है उसके बारे में कोई निर्णय लेना होता है शिक्षा मंत्रालय को, तो वो यूजीसी से बात करेगा, यूजीसी से। वो शिक्षा इससे एनसीईआरटी से थोड़ी करेगा। तो इस तरह से शिक्षा मंत्रालय ने अलग अलग अपनी संस्थाएं बनाई। इन्हीं संस्थाओं में से एक संस्था है हमारी एनसीईआरटी। अब आप समझ पाए एनसीईआरटी क्या है, क्यों इसकी स्थापना की गई होगी। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हिंदी में से बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बीएड एग्जाम के लिए और प्रैक्टिकल के लिए। फुल फॉर्म भी और इसका नाम भी और इसके काम भी, सब कुछ बीएड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये। इसके बारे में पढ़ते हैं। यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक शिक्षा से संबंधित संस्था है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। अब ये स्थापना के वर्ष आपके याद रहे तो अच्छी बात है, भूल जाएं तो कोई टेंशन नहीं, बाकी सब कुछ आप लिख सकते हैं। एनसीईआरटी का मुख्यालय दिल्ली में है। यह है पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा पोषित एक संस्था है। जो एनसीईआरटी है ये केंद्र सरकार के कंट्रोल में आती है। जो केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्रालय है उसके नियंत्रण में आती है, राज्यों का इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इसकी स्थापना स्कूली शिक्षा प्रणाली में विकास हेतु की गई थी। वही बात आ गई, स्कूली शिक्षा मतलब 1 से 12 तक की शिक्षा में विकास हेतु इसकी स्थापना की गई थी। अब 1 से 12 तक की जो स्कूली शिक्षा है उससे संबंधित सभी निर्णय एनसीईआरटी लेगी। एनसीईआरटी बताएगी कोर्स कैसा रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, जो आपको सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने हैं, कितने लेक्चर होंगे, एग्जाम आपके कैसे दिए जाएंगे, स्कूलों को मान्यता किस प्रकार मिलेगी, कौन कौन से नियम कानून होंगे जो स्कूलों को मानने पड़ेंगे 1 से 12 तक के, किस प्रकार शिक्षा दी जाएगी। 1 से 12 तक की शिक्षा में जो रिसर्चेज होंगे, नई रिसर्चेज होंगी, वो सारा काम एनसीईआरटी करेगी। 1 से 12 तक की शिक्षा से संबंधित संस्था एनसीईआरटी है। इसकी स्थापना शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करने तथा सरकारों को शिक्षा संबंधी सलाह देने के उद्देश्य से की गई थी। कौन सी शिक्षा संबंधी सलाह? 12th तक की शिक्षा संबंधी सलाह देने के उद्देश्य से एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी। अब देखो 12th संबंधी शिक्षा की सलाह दे रही है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने कहा मेरे पास जो शिक्षक आ रहे हैं वे अच्छे शिक्षक नहीं आ रहे हैं। 10th और 12th लेवल पे जो शिक्षक आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, एनसीईआरटी ने सरकार को कहा तो शिक्षक अच्छे नहीं आ रहे हैं, उन शिक्षकों में ये चीज होनी चाहिए। अब एनसीईआरटी ने क्या कहा, शिक्षक शिक्षा से संबंधित भी डिसीजन दे दिए। किस संदर्भ में? 12वीं और 10वीं क्लास के बच्चों के संदर्भ में। तो एनसीईआरटी क्या करती है,
ओवरऑल काफ़ी सारी शिक्षा को कंट्रोल कर लेती है, जो शिक्षा बच्चों से किसी न किसी प्रकार जुड़ी हुई है। जो शिक्षक तैयार हो रहे हैं इन बच्चों को ही तो पढ़ाएंगे, तो एनसीईआरटी ये कह देता है कि मेरे बच्चों के लिए मुझे ऐसे शिक्षक चाहिए और उन शिक्षकों में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी शिक्षक शिक्षा से संबंधित भी निर्णय ले लेती है कुछ, जो कि काम मुख्य तौर पर किसका होता है, एनसीटीई का होता है। तो ये एनसीटीई को भी अपने निर्देश दे देती है कि ये चीज़ें शिक्षकों में होनी चाहिए। एनसीईआरटी की तरह ही राज्यों में भी एक शिक्षण संस्थान होता है जिसे एससीईआरटी बोलते हैं, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद इसका पूरा नाम है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जो राज्य अपनी शिक्षा में चेंज करना चाहता है, जो रिसर्च करना चाहता है, उन रिसर्च के लिए राज्य भी क्या करता है, अपना एक संस्थान बना देता है एससीईआरटी के नाम पर। ये एससीईआरटी एनसीईआरटी की तरह ही होता है, बस एनसीईआरटी पूरे भारत को कंट्रोल करता है स्कूली शिक्षा को, एससीईआरटी किसी राज्य की स्कूली शिक्षा को कंट्रोल करता है। अब एनसीईआरटी के कार्य कौन कौन से है, बाकी तो आपको पता चल ही गया, एनसीईआरटी के कार्य मैंने आपको बता दिए। शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय सरकार एवं प्रांतीय सरकारों को सलाह देना, क्योंकि इसमें पूरे राज्य है और पूरा भारत आता है एनसीईआरटी के कंट्रोल में, तो केंद्रीय सरकार और जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों को सलाह दे सकता है ये। शिक्षण प्रणाली में तकनीकी विकास करना, शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करना जिससे शिक्षा में आवश्यक परिवर्तन किया जा सके। जो शिक्षा में रिसर्चेज होती है, स्कूली शिक्षा में रिसर्चेज करने का कार्य एनसीईआरटी का होता है। कक्षा 12 तक की पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रकाशन करना, आप मोस्टली यहीं पर सुनते होंगे एनसीईआरटी का नाम, कि एनसीईआरटी की बुक चाहिए मुझे, क्योंकि कक्षा 12 तक की जो किताबें हैं में किस प्रकार बनेंगी, क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, उनमें क्या क्या टॉपिक होंगे जो पढ़ाए जाएंगे, वो एनसीईआरटी कहता है। एनसीईआरटी डिसीजन लेता है कि इस तरह से ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। विद्यालय शिक्षा में सुधार करना, शिक्षक प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देना, वही बात आ गई एनसीटीई वाली आ गई, क्योंकि एनसीटीई शिक्षक शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तब शिक्षक शिक्षा को ये प्रोत्साहन देती है, क्यों? क्योंकि अगर ये शिक्षक शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं देंगे तो इसके जो स्कूली शिक्षा है उसके लिए शिक्षक कहाँ से मिलेंगे अच्छे। स्कूली शिक्षा से संबंधित नए नियमों और सूचनाओं को तैयार करना, शिक्षा में उनका प्रयोग कराना, शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली खोजों को बढ़ावा देना, नए नए तकनीकी शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा को आगे ले जाना जिससे देश के विकास में सहायता प्राप्त हो। मतलब तकनीकी शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देना, ये एनसीईआरटी का कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, 10वां कार्य है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी क्या करती है, केंद्र और राज्य सरकारों को स्कूली शिक्षा से संबंधित सलाहें देती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाओं से संपर्क बनाए रखना। जो राष्ट्रीय संस्थाएं हैं शिक्षा से संबंधित और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं शिक्षा से संबंधित, उनसे संपर्क बनाए रखती है एनसीईआरटी। यह शिक्षा मंत्रालय को शिक्षा संबंधी सलाह देती है तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों को पूरे भारत में लागू करती है। यह एक ऐसी संस्था है जो भारत सरकार और विद्यालयों के बीच मध्यस्थता का कार्य करती है। यह शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान नहीं करती। विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने का कार्य शिक्षा बोर्डों का होता है, लेकिन यह मान्यता संबंधी नियम बना देती है कि कोई भी बोर्ड विद्यालय को मान्यता तभी दे जब विद्यालय इन नियमों को माने। तब जो कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की स्कूली शिक्षा होती है उससे संबंधित दिशा निर्देश देने का कार्य एनसीईआरटी का होता है, रिसर्च करने का कार्य, इस पर पूरा नियंत्रण लगाने का कार्य। नेक्स्ट हमारा एक एजुकेशन बोर्ड है, शिक्षा बोर्ड है सीबीएसई। अब सीबीएसई को तो आप जानते ही होंगे, ये एक शिक्षा बोर्ड है। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के स्कूलों को मान्यता देता है ये सीबीएसई। 10वीं की और 12वीं की परीक्षाओं का आयोजन कराता है। ये एक शिक्षा बोर्ड है। शिक्षा बोर्ड का क्या काम होता है, स्कूलों को मान्यता देना। और जो एनसीटीई ने कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की शिक्षा के बारे में नियम कानून बनाए हैं ना, उन नियम कानूनों को स्कूलों के द्वारा सही तरीके से मनवाना, ये शिक्षा बोर्ड का कार्य होता है। इसी तरह से यूपी बोर्ड होता है, बस वो यूपी में काम करेगा। राजस्थान बोर्ड होगा, राजस्थान में काम करेगा। ये सीबीएसई बोर्ड है, ये केंद्रीय बोर्ड है, ये पूरे भारत में काम करता है और पूरे भारत के स्कूलों को मान्यता दे सकता है। भारत देश में राष्ट्रीय स्तर का यह एक शिक्षा बोर्ड है। जो सीबीएसई है भारत का एक राष्ट्रीय स्तर का सेंटर लेवल का शिक्षा बोर्ड है। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1962 को की गई थी। यह केंद्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। कौन सी सरकार के? केंद्र सरकार के नियंत्रण में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
यह है एनसीईआरटी के निर्देशों के अनुरूप कार्य करता है। वही बात है, एनसीईआरटी ने जो निर्देश दिए हैं उन निर्देशों को स्कूलों में लागू करने का कार्य इसका ही तो रहेगा, क्योंकि ये मान्यता दे रहा है उन स्कूलों को। इसके अंतर्गत बहुत से प्राइवेट और सरकारी स्कूल आते हैं सीबीएसई के अंतर्गत। सीबीएसई के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय आते हैं, जो भी केवीएस के स्कूल चल रहे हैं ना, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय आते हैं जो एनवीएस के स्कूल चल रहे हैं, तिब्बत विद्यालय आते हैं जो केंद्रीय तिब्बती विद्यालय चल रहे हैं। इसके साथ ही कुछ प्राइवेट और सरकारी स्कूल भी सीबीएसई के कंट्रोल में आते हैं। सीबीएसई बोर्ड में शिक्षा दो माध्यमों के द्वारा दी जाती है, हिंदी में और अंग्रेजी में, लेकिन मोस्टली अंग्रेजी माध्यम को ही आजकल फॉलो किया जा रहा है और ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन लेने की कोशिश करते हैं। यह एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। जो सीबीएसई की यह शिक्षा होती है वो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित होती है, क्योंकि एनसीईआरटी ही सिलेबस वगैरह कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षाओं के बारे में सब कुछ डिसीजन लेती है। यह भारत में 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षाओं का आयोजन भी कराती है सीबीएसई। यह सीटेट परीक्षा का भी आयोजन कराती है सीबीएसई। अब सीटेट परीक्षा भी इसे दे दी है कि सीटेट परीक्षा का भी आयोजन आप ही कराओ। हम चाहें तो सीटेट परीक्षा किसी और बोर्ड को भी या किसी और संस्था को भी दे सकते हैं, लेकिन भारत सरकार ने क्या किया हुआ है, सीटेट कराने का जिम्मेदारी सीबीएसई को ही दी हुई है। अब सीबीएसई के कार्यों की बात कर लेते हैं, प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे संबंधित विद्यालयों के निर्माण हेतु अनुमति प्रदान करना और साथ ही उन्हें मान्यता प्रदान करना। सीबीएसई एक ऐसा बोर्ड है जो भारत के विद्यालयों को मान्यता प्रदान कर सकता है, साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर कोई किसी दूसरे देश में सीबीएसई से मान्यता लेना चाहता है कोई स्कूल, तो सीबीएसई प्रदान कर सकती है उसे मान्यता। हर वर्ष पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम को तैयार करना, वही बात आ जाती है, पहली कक्षा से 12वीं तक के जो पाठ्यक्रम को तैयार एनसीईआरटी करती है, लेकिन सीबीएसई सपोर्ट में रहती है क्योंकि एक बोर्ड है, तो ये एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी क्या करती है, एक सिलेबस डिसाइड कर देती है कि हमको कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के बच्चों को इस तरह से ये पुस्तकें इस तरह से पढ़ानी है। अब सीबीएसई निर्धारित करती है कि मेरे स्कूलों में इन पुस्तकों में से किस किस तरह की पुस्तकें रखी जाएंगी। ये जो पुस्तकें होंगी वे एनसीईआरटी के नियम कानूनों के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन सीबीएसई कुछ हल्की फुल्की पुस्तकें डिसाइड कर लेती है। विद्यालय का निरीक्षण करके उनमें समय समय पर सुधार करने का कार्य एवं उनके कानूनों में उनके लिए कानूनों और दिशा निर्देशों का निर्धारण करना। सीबीएसई बोर्ड से संबंधित जो भी स्कूल और कॉलेजेज हैं उनमें जो शिक्षण व्यवस्था है उसे सुचारू रूप से चलाना। बोर्ड के द्वारा छात्रों के मूल्यांकन एवं जो भी परीक्षाएं निर्धारित की जाती हैं उनसे संबंधित नियम कानूनों को बनाना। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो भी परीक्षाएं होंगी उनसे संबंधित नियम कानूनों को बनाया जाएगा। इससे संबंधित जो भी स्कूल कॉलेज होते हैं उनके छात्रों को प्रमाण पत्र और अंक तालिका प्रदान की जाती है सीबीएसई के द्वारा ही। विद्यालय शिक्षा से संबंधित एनसीईआरटी के दिशा निर्देशों को लागू करना ये सीबीएसई का एक कार्य है, और केंद्रीय परीक्षाओं जैसे सीटेट का भी आयोजन कराना ये भी सीबीएसई का एक कार्य है। ये सीबीएसई का कार्य है, ये एक शिक्षा बोर्ड है। जो भी शिक्षा बोर्ड का कार्य होता है वो सीबीएसई का कार्य है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यूजीसी की, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1944 में वो आया था हमारा सार्जेंट रिपोर्ट। उसने कहा था अब यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करने के लिए भी और यूनिवर्सिटी को पैसा देने के लिए यूनिवर्सिटियों के ऊपर एक संस्था होनी चाहिए। उस संस्था का नाम उस टाइम पर क्या रखा गया था? विश्वविद्यालय अनुदान समिति रखा गया था। बाद में इसका नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कर दिया गया था। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसे बहुत पूछता है आपका एग्जामिनर, क्योंकि इसे या तो ग्रांट्स बोल देते हैं या फिर ग्रांट बोल देते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है इसका पूरा नाम, यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अब इसका क्या काम है? विश्वविद्यालय को अनुदान देना, मतलब पैसा देना। अगर ये विश्वविद्यालय को अनुदान दे रही है, पैसा दे रही है, तो विश्वविद्यालयों पर कंट्रोल भी यही करेगी कि किस विश्वविद्यालय को कितना पैसा देना है। विश्वविद्यालय अगर गलत चले तो पैसा नहीं देना है, उसकी मान्यता रद्द कर देनी है। तो विश्वविद्यालयों पर, यूनिवर्सिटियों पर जो भी कंट्रोल करती है, मान्यता वगैरह देने का काम यूजीसी का होता है।
सार्जेंट रिपोर्ट आई थी 1944 में, जॉन सार्जेंट इसे लेकर आए थे। उनकी सिफारिश के द्वारा 1945 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था। उस टाइम पर इसका नाम विश्वविद्यालय अनुदान समिति था। भारतीय संसद ने सन 1956 में एक अधिनियम पारित करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपनी एक संस्था के रूप में स्वीकार कर लिया। अब ये एक सरकारी संस्था हो गई है। यूजीसी या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, सबका मुख्यालय दिल्ली में ही है। उच्च शिक्षा में सुधार एवं नियंत्रण के उद्देश्य से इस संस्था की स्थापना की गई थी। उच्च शिक्षा मतलब यूनिवर्सिटियों की शिक्षा। इस आयोग के द्वारा भारत में संचालित विश्वविद्यालय को अनुदान प्रदान किया जाता है। मतलब ये आयोग भारत के विश्वविद्यालयों को पैसा देता है, किस यूनिवर्सिटी को कितना पैसा दिया जाएगा, किस प्रकार किस यूनिवर्सिटी की हेल्प की जाएगी फाइनेंशियली, वो सारा काम इस आयोग का है। यह आयोग विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है तथा उन्हें उचित दिशा निर्देश भी देता है। सभी विश्वविद्यालयों को यूजीसी के द्वारा निर्धारित की गई नीतियों को पूर्ण रूप से पालन करना होता है। विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कुछ कार्य हैं। अब इसके कुछ कार्य देख लेते हैं हम। सबसे पहला तो ये हो जाता है कि यूनिवर्सिटी को पैसा प्रोवाइड कराना। विश्वविद्यालय को अपने कोष में से दिए जाने वाले धन के वितरण संबंधी अपनी नीति को निर्धारित करना। अब यूजीसी क्या करता है, इसका एक कार्य ये भी है किस यूनिवर्सिटी को किस प्रकार कितना पैसा दिया जाएगा, तो वो नीतियां भी निर्धारित करता है। विश्वविद्यालयों की व्यय की देखरेख करना, यूनिवर्सिटियों पर ध्यान रखना कि ये यूनिवर्सिटी इस पैसे को कहाँ खर्च कर रही है, बेकार तो नहीं कर रही उस पैसे को। नए विश्वविद्यालयों के निर्माण हेतु अनुमति तथा मान्यता प्रदान करना तथा उनकी जांच करना। यूजीसी ही यूनिवर्सिटी को मान्यता देता है। समय समय पर विश्वविद्यालयों के लिए शिक्षा से संबंधित दिशा निर्देश तैयार करना। विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर एवं विकास से संबंधित आवश्यक कार्यों को संपन्न कराना। भारत में विश्वविद्यालयों में अनुसंधान, शिक्षण और परीक्षा हेतु मानकों को तैयार करना। विश्वविद्यालय में उनकी परीक्षाओं, कार्यक्रमों और शोध कार्य हेतु उचित सूचनाएं प्रदान करना। विश्वविद्यालय को भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार को उचित सलाह देना। यूनिवर्सिटी और महाविद्यालय की जांच कराना तथा उन पर नजर रखना। ये यूजीसी के कार्य हैं जो यूनिवर्सिटियों से संबंधित होते हैं। यूनिवर्सिटी पर कंट्रोल करते हैं यूजीसी। एक ही यूजीसी है संस्था भारत में। अब यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। जो बच्चा यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता, किसी गांव के स्कूल में या शहर के स्कूल में या कॉलेज में पढ़ता है, किसी गांव के या शहर के कॉलेज में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी के हेड कैंपस, जो यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है, उस यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में नहीं पढ़ता, उस बच्चे को यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ नहीं पता होता। बस उसे यही पता होता है कि यूनिवर्सिटी कॉलेजों को दिशा निर्देश देती है और मान्यता देती है, बस इतना पता होता है बच्चों को। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, विश्वविद्यालय क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखी है। लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं आता, शॉर्ट में आ जाता है और वेरी शॉर्ट में आ जाता है। इसी के साथ ही एग्जामिनर भी पूछ लेता है यूनिवर्सिटी क्या होता है या यूनिवर्सिटी के क्या कार्य होते हैं, चांसलर क्या होता है, वाइस चांसलर क्या होता है, रजिस्ट्रार क्या होता है, डीन किसे बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे से टर्म एग्जामिनर पूछ लेता है बच्चों से। यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं अब। विश्वविद्यालय वह संस्था है जिसमें सभी प्रकार की विद्याओं की उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती है, परीक्षा ली जाती है तथा छात्रों को उनसे संबंधित उपाधियां प्रदान की जाती है, मतलब डिग्री प्रोवाइड की जाती हैं। विश्वविद्यालय एक ऐसी संस्था है जो बच्चों को एजुकेशन देगी उच्च शिक्षा की, और एग्जाम लेगी और बाद में उन्हें डिग्री प्रोवाइड करेगी। भारत में विश्वविद्यालयों की शुरुआत किसने की थी? ये की थी हमारे वुड के घोषणा पत्र ने। वुड के घोषणा पत्र ने की थी, जो 1854 में आया था वुड का घोषणा पत्र। उसने भारत में विश्वविद्यालयों की शुरुआत की थी। और पहला विश्वविद्यालय कौन सा था भारत में जो बनाया गया था वुड के घोषणा पत्र के बाद? कलकत्ता विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्वविद्यालयों की शुरुआत क्यों की गई थी? विश्वविद्यालयों की शुरुआत भारत में उच्च शिक्षा प्रोवाइड कराने के लिए की गई थी। जो बच्चे उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं वे विश्वविद्यालयों में जाकर उच्च शिक्षा ले सकते हैं। चूंकि सभी बच्चे विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा नहीं ले सकते, क्योंकि उनमें कमी होती है जगह की, सब बच्चों को अपने पास बुलाकर थोड़ी शिक्षा दे सकते हैं, तो विश्वविद्यालय कॉलेजेस को मान्यता दे देते हैं, महाविद्यालयों को, कि आप अपने क्षेत्र में शिक्षा प्रोवाइड कर दो, मान्यता हम दे देंगे, नियम कानून सारे हमारे ही आपको पालन करने होंगे। इस वजह से बीच में कॉलेज आ जाते हैं। लेकिन जो मेन
एजुकेशन देने का काम है, कोर्स चलाने का काम है, ये यूनिवर्सिटी का है। मेन नियम ये है कि आप यूनिवर्सिटी जाओ और पढ़ाई करके आओ, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे और सबको शिक्षा नहीं प्रोवाइड कर सकती यूनिवर्सिटी। इस वजह से यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को मान्यता देती है और आप कॉलेज में पढ़ लेते हैं। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय है। भारत में दो प्रकार के विश्वविद्यालय आजकल पाए जाते हैं। एक तो होता है केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो भारत सरकार के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा मान्यता दी गई है तो वह बना है। दूसरा होता है राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय, जो किसी राज्य की सरकार ने उसे मान्यता दी है तब वह बना है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं भारत में कुछ, और कुछ राज्य विश्वविद्यालय होते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। भारत में सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है। कौन कौन से केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? एक तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। ये जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस पर जो नियंत्रण रखा जाता है वो भारत सरकार होती है, जो केंद्र सरकार वो रखती है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ है ना, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, वो राज्य विश्वविद्यालय है। उस पर जो नियंत्रण रखती है ना, वो उत्तर प्रदेश की सरकार रखती है। तो इन दोनों में अंतर है, काफी बच्चों को तो पता ही नहीं होता। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी। तो ये जो 6 यूनिवर्सिटी है ना, ये उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये केंद्र सरकार का नियंत्रण है इन यूनिवर्सिटी पर। अब विश्वविद्यालय की कार्यविधि की बात कर लेते हैं। विश्वविद्यालय में जो कार्य प्रणाली होती है वो कैसे चलती है? चांसलर क्या होता है, वाइस चांसलर क्या होता है, रजिस्ट्रार वगैरह, डीन वगैरह, ये होते क्या हैं विश्वविद्यालय में? किसी भी यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा पद कुलाधिपति होता है, चांसलर होता है। अब देखो, भारत में मेन काम कौन करता है? पीएम करता है, प्रधानमंत्री। लेकिन जो भारत का लीडर कौन होता है? वो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को हमने सबसे बड़ा बना दिया है, लेकिन राष्ट्रपति सारे काम नहीं करता। मुख्य पेजों पर साइन वगैरह कर देता है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं करता। ठीक इसी प्रकार यूनिवर्सिटी में भी होता है। कुलाधिपति सबसे बड़ा पद होता है, लेकिन कुलाधिपति एक सम्मानजनक पद होता है। यूनिवर्सिटी वाले एक सम्मान के रूप में किसी को अपना कुलाधिपति बना लेते हैं। कुलाधिपति न तो यूनिवर्सिटी में आता, न यूनिवर्सिटी का काम करता, बस कभी कभी इस यूनिवर्सिटी में कोई बड़ा फंक्शन हो तब आ जाता है, या फिर यूनिवर्सिटी के कार्यप्रणाली की देखरेख के लिए आ जाता है, या छात्रों को डिग्री वगैरह प्रोवाइड करने के लिए कभी आ जाता है कुलाधिपति। तो ये एक सम्मानजनक पद होता है यूनिवर्सिटी का। ये कोई स्थायी पद नहीं होता कि यूनिवर्सिटी में आएगा वो काम करेगा। ये एक सम्मानजनक पद होता है जो सिर्फ यूनिवर्सिटी में कभी कभी आता है। किसी भी यूनिवर्सिटी का चांसलर और यूनिवर्सिटी की देखरेख करता है। स्टेट यूनिवर्सिटी में जो कुलाधिपति होता है वो तो उस राज्य का राज्यपाल होता है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो कुलाधिपति होता है वह मुख्य रूप से तो राष्ट्रपति होता है। वही बात है, स्टेट यूनिवर्सिटी का राज्यपाल होता है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उनका राष्ट्रपति होगा। चूंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय पूरे भारत में है, तो राष्ट्रपति को हम सभी यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति नहीं बना सकते। इस वजह से जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वे क्या करती हैं, राष्ट्रपति को या फिर उपराष्ट्रपति को या फिर प्रधानमंत्री को या फिर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसे, या फिर कोई प्रसिद्ध व्यक्ति जैसे सचिन तेंदुलकर वगैरह, उन्हें अपना कुलाधिपति चुन सकती है। स्टेट यूनिवर्सिटी का तो कुलाधिपति राज्यपाल ही रहेगा उस स्टेट का, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुद चुन सकती है। इन सब में से किसी एक को वो रख सकती है। कुलाधिपति यूनिवर्सिटी में रोजाना उपस्थित नहीं होता और न ही यूनिवर्सिटी के कार्य देखता है, दैनिक कार्य नहीं देखता वह। यह यूनिवर्सिटी में कभी कभी आता है, यूनिवर्सिटी की कार्यविधि, किस प्रकार यूनिवर्सिटी चल रही है, कहाँ पर क्या हो रहा है, हल्का फुल्का देखने के लिए, छात्रों को उपाधि वगैरह प्रदान करने के लिए आ जाता है। यूनिवर्सिटी में दूसरा पद होता है वाइस चांसलर का, कुलपति का। जितने भी हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर आते हैं उन पर यही लिखा रहता है कि कुलपति महोदय ने ये कहा है, या फिर यूनिवर्सिटी का वीसी कौन है, यूनिवर्सिटी के वीसी ने ये बात कही है, वीसी बोलते हैं हम। ये प्रिंसिपल होता है, जैसे किसी कॉलेज में काम करने के लिए प्रिंसिपल होता है ना, प्रिंसिपल किसी काम को खुद तो नहीं करता, लेकिन पूरे कॉलेज को मैनेज करता है और सबको डिसीजन लेने के लिए कहता है कि आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप ये काम करो। तो जिस प्रकार कॉलेज में प्रिंसिपल होता है, उसी प्रकार यूनिवर्सिटी में कुलपति
तब जिस प्रकार कॉलेज में प्रिंसिपल होता है उसी प्रकार यूनिवर्सिटी में कुलपति होता है। ये यूनिवर्सिटी में बैठता है, सारा काम देखता है और सबको बताता है कि आपको क्या काम करना है। अब आप बीएड के पेपरों की तैयारी करो, अब आप ये करो। तो ये सबको काम करने के लिए कहता है, ये काम आप करो। यूनिवर्सिटी संबंधित सारे डिसीजन लेता है कि हमारी यूनिवर्सिटी अब क्या करेगी, किन बच्चों को फेल करेगी, किन बच्चों को पास करेगी। यूनिवर्सिटी में कोई हंगामा हो जाता है तो कुलपति उस हंगामे को सुनता है, पूछता है क्यों हो रहा है, बच्चों को क्या समस्या है, और उसे दूर करने के उचित दिशा निर्देश देता है। ये यूनिवर्सिटी में ही बैठता है कुलपति। यह किसी यूनिवर्सिटी में ऐसे कार्य करता है जिस प्रकार किसी स्कूल में कोई प्रधानाचार्य कार्य करता हो। यह यूनिवर्सिटी का कार्यकारिणी हेड होता है, मतलब यूनिवर्सिटी में जो बंदे कार्य कर रहे हैं उन सब का हेड होता है ये, तथा यूनिवर्सिटी संबंधी सभी निर्णय लेता है। यूनिवर्सिटी में जो तीसरा पद होता है वो रजिस्ट्रार का होता है। अब आप ये तो समझ पाए कुलपति क्या होता है और कुलाधिपति क्या होता है। कुलाधिपति तो हम अपने राष्ट्रपति को या फिर राज्यपाल को बना देते हैं, वो कभी कभी यूनिवर्सिटी में आता है, घूमने फिरने आ जाता है। जिस प्रकार आपने सुना होगा कि सीसीएस यूनिवर्सिटी में राज्यपाल आ रही है, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी क्या है, एक राज्य लेवल की यूनिवर्सिटी है, स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है। उसका जो चांसलर है वो राज्यपाल है। तो कभी कभी राज्यपाल सीसीएस यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं, उसके बारे में सूचना मिलती है कि सीसीएस यूनिवर्सिटी में इस तारीख को राज्यपाल आएंगे, तो सीसीएस यूनिवर्सिटी का बेसिक काम उस दिन नहीं होता। इसी के साथ ही कुलपति होता है जो मेन यूनिवर्सिटी का काम सारा देखता है और सबको ऑर्डर देता है, आप ये करो वो करो। उसके बाद तीसरा पद यूनिवर्सिटी में आता है रजिस्ट्रार का। अब देखो ये जो कुलपति होता है ये तो 4-5 साल के लिए बनते हैं कि 5 साल के लिए किसी यूनिवर्सिटी का कोई कुलपति हो गया, उसके बाद उसे रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन जो रजिस्ट्रार होता है वो यूनिवर्सिटी का एक परमानेंट मेंबर होता है, यूनिवर्सिटी में ही रहता है। आप इस तरह से कह सकते हैं जिस तरह से हेड टीचर होता है ना किसी कॉलेज में, जो सारे काम खुद करता है, हर बंदे के साथ जाकर बात करेगा, खुद काम करेगा, लिस्ट खुद भी बनाएगा और उन्हें भी कहेगा आप ये बनाओ। तो हेड टीचर जो होता है किसी भी स्कूल में, ठीक उसी प्रकार यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार होता है। जो कुलपति होता है वो तो ये कह देता है कि 3 तारीख से पहले बीएड के रिजल्ट आ जाने चाहिए। उसके बाद कुलपति ने तो ये डिसीजन दे दिया और अपना एक आज्ञा पत्र वगैरह पारित कर देते हैं कि 3 तारीख तक बीएड के रिजल्ट आ जाएंगे, इस तरह से। फिर उसके बाद जो रजिस्ट्रार होता है वो क्या करता है, बीएड डिपार्टमेंट से बात करता है, रिजल्ट तैयार करवाता है, कहाँ कमी है उसे देखता है। मतलब ये सक्रिय मेंबर होता है यूनिवर्सिटी का, जो यूनिवर्सिटी में परमानेंट होता है, यूनिवर्सिटी में रहता है और सारा काम खुद देखता है, खुद करता है, करवाता है, हर डिपार्टमेंट के साथ बात करता है, जिससे यूनिवर्सिटी का कोई काम न रुके। समझ गए आप? ये 3 मेंबर होते हैं यूनिवर्सिटी में मेन। काम करने की बात करें तो वीसी सबसे बड़ा पद है यूनिवर्सिटी में जो काम करता है। वीसी सारे ऑर्डर देता है, वे ऑर्डर रजिस्ट्रार पूरे करने की कोशिश करता है टाइम पर। यह किसी यूनिवर्सिटी में परमानेंट होता है। कुलपति तो 3 या 5 सालों के लिए चुने जाते हैं कुलपति। रजिस्ट्रार किसी यूनिवर्सिटी का पूर्ण रूप से कार्य देखता है, सभी विभागों के जो हेड हैं उनसे मिलकर विभागों के पेपर, रिजल्ट आदि समय समय पर निकलवाता है और उन कार्यों को पूरा करने का प्रयास करता है। कुलपति किसी कार्य को, ये को है, कुलपति किसी कार्य को किस प्रकार किया जाना है, कब किया जाना है, ये आदेश देता है तथा उन आदेशों को रजिस्ट्रार पूर्ण कराने का प्रयास करता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सिटी के जो हेड होते हैं, जो मेन मेंबर होते हैं, जिनके पास पावर होती है यूनिवर्सिटी में, जैसे रजिस्ट्रार हो गया आपका, दूसरा वीसी हो गया, हमारा कुलपति हो गया। इसके अलावा जो अलग अलग विभागों के हेड होते हैं, इसके अलावा और भी मेंबर होते हैं यूनिवर्सिटी के, जो यूनिवर्सिटी संबंधी डिसीजन लेते हैं। तो वे जो मेन व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों का समूह, यूनिवर्सिटी में मुख्य व्यक्तियों का समूह या फिर ग्रुप ऑफ पावर को स्टेट यूनिवर्सिटी में तो सीनेट बोला जाता है तथा केंद्रीय यूनिवर्सिटी में कोर्ट बोला जाता है। अब मान लेते हैं कोई यूनिवर्सिटी कोई डिसीजन लेने वाली है कि हम बीएड कोर्स अपनी यूनिवर्सिटी में 2 साल का नया रख के 1 साल का रखेंगे, इस तरह से कोई भी डिसीजन लिया जाएगा यूनिवर्सिटी में। तो वो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, अगर स्टेट यूनिवर्सिटी होगी तो वो सीनेट की मीटिंग बुलाएगी, अगर केंद्रीय यूनिवर्सिटी होगी तो कोर्ट की मीटिंग बुलाएगी। ऐसा यूनिवर्सिटी में सुनने को मिलता है कि सीनेट की मीटिंग चल रही है, मतलब यूनिवर्सिटी से संबंधित कुछ डिसीजन लिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े लोग आपस में मिलकर बात करके कोई नया डिसीजन देते हैं ना, तो वो जो बड़े बड़े लोग आपस में मिले उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी में तो उन सबको सीनेट बोलते हैं, उस ग्रुप को, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोर्ट बोलते हैं। सीनेट या कोर्ट में कुलपति, कुलाधिपति, रजिस्ट्रार, विभागों के हेड आदि शामिल होते हैं। यूनिवर्सिटी के मुख्य काम
सीनेट या कोर्ट की मीटिंग के द्वारा ही किए जाते हैं। किसी यूनिवर्सिटी में किसी भी एक विभाग का जो हेड होता है उसे डीन बोला जाता है। अब डीन की बात भी आ जाती है। डीन किसे बोलते हैं? किसी एक विभाग के हेड को हम डीन बोलते हैं यूनिवर्सिटी में। मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटी में शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब विजिटर की बात कर लेते हैं। यूनिवर्सिटियों के कुछ विजिटर भी होते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी का विजिटर तो राज्यपाल ही होता है, जो कि उनका कुलाधिपति होता है। स्टेट यूनिवर्सिटी जो राज्य विश्वविद्यालय है उनका तो सिंपल है। जो हमारा चांसलर है, कुलाधिपति है, वो भी राज्यपाल है। जो विजिटर है वो भी राज्यपाल है। लेकिन केंद्रीय यूनिवर्सिटी का जो कुलाधिपति है वो ये खुद चुनेंगे, लेकिन जो इनका विजिटर है वह राष्ट्रपति होता है। मतलब राष्ट्रपति हर यूनिवर्सिटी में आ सकता है, बच्चों को वो डिग्री वगैरह दे सकता है, यूनिवर्सिटी की देख रेख कर सकता है कि यूनिवर्सिटी में कोई चीज़ गड़बड़ तो नहीं हो रही। केंद्रीय यूनिवर्सिटियों की बात है। विजिटर यूनिवर्सिटी के निरीक्षण के लिए कभी कभी आते हैं, किसी विशेष पर्व पर, वर्षगांठ पर, और छात्रों को डिग्री वगैरह प्रदान करने के लिए आदि। अब डाइट की बात कर लेते हैं। बीएड के बच्चों को डाइट के बारे में नहीं पता होता। डाइट के बारे में भी बीएड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। जो डाइट की शुरुआत है वह नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 86 में आई थी, उसी ने कहा था डाइट। अब जो प्राथमिक शिक्षक हैं, प्राथमिक शिक्षक बनेंगे, प्राथमिक शिक्षकों की जो ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके लिए नई शिक्षा नीति ने क्या कहा था? हर जिले में आप एक शिक्षण संस्थान की स्थापना करो। नई शिक्षा नीति ने क्या कहा था? 1986 ने हर जिले में आप एक शिक्षण संस्थान की स्थापना करो जो प्राथमिक शिक्षकों को ट्रेनिंग देगा। मतलब बीटीसी की ट्रेनिंग देगा, डीएलएड की। प्राथमिक शिक्षक डीएलएड ही होते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देगा। उस शिक्षण संस्थान को क्या कहा गया? डाइट कहा गया। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ये सरकारी संस्थान है, हर जिले में एक होता है, और ये उस जिले की जो डीएलएड है या बीटीसी है, उस जिले में जो प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण चल रहा है उसको कंट्रोल करता है, उसे देखता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निर्धारित शिक्षा नीति के अधीन अक्टूबर 1987 में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ। शिक्षा नीति 86 में बात कही गई थी, तब इस तारीख को हमने ये जो डाइट वाले इंस्टीट्यूट है इनकी बनाने की शुरुआत कर दी। ये सरकारी स्कूल होते हैं, जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं। जो डाइट है वो एक सरकारी संस्थान होता है। अच्छे अच्छे बच्चे जो होते हैं ना, वे मेरिट के द्वारा, मेरिट लगती है, जो डाइट में एडमिशन लेते हैं। जिनका डाइट में एडमिशन नहीं होता वे फिर किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन, जिन बच्चों का डाइट में एडमिशन नहीं होता वे फिर किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेते हैं और डीएलएड वगैरह करते हैं। इन संस्थानों की शुरुआत जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा में सुधार करने के लिए हेतु की गई थी। भारत के हर जिले में एक डाइट मौजूद है। इन संस्थानों की स्थापना का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा में के क्षेत्र में अपनाई गई विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों की सफलता में सहयोग देने के लिए बनाए गए थे। ये वही बात है, जो प्राथमिक एजुकेशन है और प्रौढ़ शिक्षा है। प्रौढ़ शिक्षा भी प्राथमिक एजुकेशन का ही एक क्षेत्र है, प्राइमरी एजुकेशन का ही। तो वो जो प्राइमरी या प्रौढ़ एजुकेशन हो गई, उस क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन संस्थानों की स्थापना की गई थी। यह संस्थान प्राथमिक स्कूल स्तर पर कई सारे अनुसंधान कार्यक्रम और प्रयोगात्मक कार्यक्रम भी चलाता है। वर्तमान समय में डाइट में डीएलएड कार्यक्रम चलता है। अब डाइट के कामों की बात कर लेते हैं। डाइट क्या क्या काम करता है? सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लाई गई नई योजनाओं को स्कूल में लागू करने की जिम्मेदारी डाइट की होती है। प्राथमिक शिक्षा के बारे में सरकार कोई योजना लाई है, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण के बारे में या प्राथमिक शिक्षा के बारे में, तो वो डाइट की जिम्मेदारी है शिक्षण संस्थाओं में, और जो स्कूल है उन तक वो चीज पहुंचाएगी। प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों और अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों में सहयोग करना और उनकी स्थापना करना, ये डाइट का काम है। प्राथमिक शिक्षा में शोध, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाना। जिला स्तर पर शैक्षिक तकनीकी को बढ़ाना। प्राथमिक स्तर पर जो टीचर सर्विस कर रहे हैं, कहीं पर पढ़ा रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग प्रदान करना, और ऐसे बच्चे जो टीचर बनना चाहते हैं उन्हें ट्रेनिंग प्रदान करना। मतलब इन सर्विस ट्रेनिंग देना या फिर प्री सर्विस ट्रेनिंग देना। सर्विस करते टाइम ट्रेनिंग देना या सर्विस करने से पहले बच्चों की ट्रेनिंग देने का काम डाइट करती है। बच्चों को ट्रेन करती है ये टीचर बनने के लिए। मोस्टली प्राइमरी लेवल पर काम करती है ये। शिक्षकों की शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाए रखने के लिए वर्कशिप और सेमिनार का आयोजन कराना। यह शिक्षण संस्थान जिले के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में बेहतर शिक्षा
बनाने के लिए काम करता है। जो डाइट के अंतर्गत है ना, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा आती है, प्राइमरी शिक्षा। जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं या फिर डाइट से उन्होंने डीएलएड की हुई है, वे कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के टीचर बन सकते हैं। अब ये हमारी कुछ 7 संस्थाएं थी, इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। यह तो हमारा शिक्षा मंत्रालय है, जो भारत सरकार सीधा सीधा इससे संबंधित होती है। एनसीईआरटी, एससीईआरटी, इसमें क्या आता है, कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की शिक्षा इसमें आती है। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की शिक्षा को ये कंट्रोल करता है। एनसीटी क्या करता है, बीएड को कंट्रोल करता है, मोस्टली बीएड को। कक्षा 6 से और कक्षा 12 तक के या उससे आगे भी जो टीचर बनेंगे, वो सारा एनसीटी कंट्रोल करता है। मोस्टली तो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के टीचर को कंट्रोल करता है। सीबीएसई क्या है, यह तो एक बोर्ड है जो कि मान्यता देता है स्कूलों को। यूजीसी क्या है, ये यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी, यूएनआई, ये यूनिवर्सिटी को मान्यता देता है। यूनिवर्सिटी क्या करता है, कॉलेजेस को, ये कॉलेजेस को मान्यता देता है यूनिवर्सिटी। डाइट क्या करता है, कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को कंट्रोल करता है। तो ये शिक्षण संस्थाएं हैं। ये कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा कंट्रोल करेगी, ये कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा में सहयोग करेगी, ये टीचर एजुकेशन में सहयोग करेगी, और थोड़ा सा प्राइमरी एजुकेशन में सहयोग टीचर एजुकेशन में ये भी करेगी। ये संस्थाएं थे, ये इनके नाम थे। आई होप अब आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में बीएड दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।